प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत के संविधान पर, विशेषकर संविधान की उद्देशिका और नागरिकता संबंधी उपबंधों पर बात करते समय एक बात सामने आई कि हम सब देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की ओर अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर संविधान के अंतर्गत हमारे सभी लोगों के, देश के नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं और उन्हें किस प्रकार लागू किया जा सकता है, किस प्रकार उनकी रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार उनका पालन किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार के कर्तव्यों की, किस प्रकार के अधिकारों की परिकल्पना की थी। कुछ लोगों का तो कहना है कि भारत के संविधान को मूल अधिकारों और कर्तव्यों का घोषणा पत्र मात्र कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान का सबसे प्रमुख अंग अगर कोई है तो वो मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध हैं। तो आइए इस पर विचार करें और देखें कि हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं और हम किस प्रकार उन पर पालन करें। हमारा संविधान एक राजनीतिक अथवा कानूनी दस्तावेज मात्र नहीं है। ये तो हमारे मूल अधिकारों, स्वाधीनताओं और कर्तव्यों का घोषणा पत्र है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकों की अहम भूमिका होती है। उनके अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरे नागरिकों के प्रति, समाज के प्रति और राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं और इन सबको अच्छी तरह समझना प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर ना तो हमारा लोकतंत्र चल सकता है और न ही संविधान। हमारे संविधान में मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व और नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी अलग अलग अध्याय हैं। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है, वही दूसरे का अधिकार। जब हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी हम सबके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। इनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। मिसाल के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून या सरकारी कार्य को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। इन्हें असंवैधानिक तथा अमान्य ठहराया जा सकता है। इस प्रकार मूल अधिकारों को लागू करने का तंत्र तथा उसकी क्रियाविधि भी संविधान में निर्धारित है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कम से कम अन्य व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकारों द्वारा सीमित होते हैं। हमारा संविधान एक ओर व्यक्ति के अधिकारों और दूसरी ओर समाज के हितों तथा राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक संतुलन प्रस्तुत करता है। मूल अधिकारों की मोटे तौर पर 6 श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी दी गई है, अर्थात पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। पांचवा, अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। छठा, इन सभी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी समान हैं। सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सब नागरिकों को
अवसर की समता दी गई है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छूत-छात का तथा अनुच्छेद 18 के द्वारा सरकार की ओर से उपाधियां देने की प्रथा का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार और मानव व्यापार का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा कारखानों में बच्चों से काम कराने का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें सामूहिक रूप से स्वतंत्र अधिकारों की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को ऐसी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जो उदारवादी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा कोई भी वृत्ति, उपजीविका अथवा कारोबार अपना लेने की स्वतंत्रता आदि। भारतीय संविधान में इन स्वतंत्रताओं को निरपेक्ष नहीं माना गया। सार्वजनिक हित और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उनके ऊपर कुछ आवश्यक अंकुश आरोपित किए गए हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 तो में कहा गया है कि यदि संविधान में प्रदत्त स्वातंत्र्य अधिकारों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे किसी का अपमान हो, मानहानि हो, न्यायालय अपमान हो, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात हो, राज्य की सुरक्षा दुर्बल हो अथवा राज्य के उलटने का खतरा हो, तो राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में बंदियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, किसी व्यक्ति को बंदीकरण के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना हवालात में बंद नहीं किया जा सकता। दूसरा, बंदी को अपनी रुचि का वकील करने तथा उससे अपना बचाव कराने का अधिकार होगा। तीसरा, बंदी को बंदीकरण के 24 घंटों के भीतर दंडाधिकारी के प्राधिकार बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जा सकेगा। भारतीय संविधान के स्वातंत्र्य अधिकारों में धर्म स्वातंत्र्य के अधिकारों का अपना विशेष महत्व है। अनुच्छेद 25 से 28 में उनका निरूपण किया गया है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बंधन करती हो। सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। संविधान ने कृपाण धारण करना अथवा लेकर चलना सिख धर्म का अंग मान लिया है तथा हिंदुओं के प्रति निर्देश में सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया है। अनुच्छेद 26 ने व्यवस्था की है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना होती हो, विद्यार्थियों को उपस्थित होने
अथवा न होने के विषय में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 और 28 संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी उपबंध पंथ निरपेक्ष अथवा असांप्रदायिक राज्य की आधारशिला हैं, किंतु पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक या पंथ विरोधी नहीं होता। वो केवल विभिन्न पंथों के बीच तटस्थ होता है और उसकी किसी पंथ विशेष में आस्था नहीं होती। वो किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और किसी भी पंथ के साथ कठोरता नहीं बरतता। संक्षेप में, पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत पंथ को नितांत वैयक्तिक मामला समझा जाता है और उसे राजनीति पर हावी नहीं होने दिया जाता। भारत जैसे देश में जहां अनेक पंथ जन्मे और आज भी फल फूल रहे हैं, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ 2 अध्याय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक मौलिक अधिकार और एक नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार तो उन्होंने तय कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स होंगे इस देश के और जिनको कभी भी राष्ट्र कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। Our constitution could have been different, little more people oriented in the sense providing security of job, providing right to work, providing right to education as a fundamental right up till not now, right to development as a fundamental right, that's not there. But we should, by our action, by our conduct, by our policies, by our program, we should adopt that and everybody should adopt that. Therefore, I don't want to make the constitution a scapegoat. I want the constitution to be a living organ or a living document which will be utilized for even realizing for the people what have been provided. There are very few constitutions provide that as fundamental rights what this constitution has provided. मौलिक अधिकार जीने का मौलिक अधिकार है करके हम लोग मानते हैं। जीने का मौलिक अधिकार और रोजगार अगर मुझे न मिले तो मैं कैसे जी लूंगा? देखिए, तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, डाका डालना पड़ेगा, वो मैं नहीं करना चाहूँगा, तो फिर मुझे भूखों मरना पड़ेगा। और आज के दिन लोग भूखों मर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो इसलिए ये सब मौलिक अधिकारों की जो चर्चा हिंदुस्तान में होती है, ये चर्चा एक प्रकार का इसमें नकलीपन है, ऐसा मुझे लगता है। शायद राज्य उतना पारदर्शी नहीं हो पा रहा है और राइट टू लाइवलीहुड नहीं मिल पा रही है, इसलिए इन चीज़ों की बात उठी। तो अगर ये मौलिक अधिकार डाल दिए जाए तो ये राज्य को ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा प्रासंगिक बनाएंगे। निदेशक तत्व। राज्य नीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। लोगों के अधिकांश सामाजिक आर्थिक अधिकार इस शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। हालांकि कहा गया है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इन सिद्धांतों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है। वे संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों के समक्ष रखे गए आदर्शों के रूप में हैं और राज्य के सभी अंगों को उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। न केवल विधानमंडलों की बल्कि न्यायालयों की नजर में भी निदेशक सिद्धांतों की प्रासंगिक महत्ता बराबर बढ़ती गई है। निदेशक तत्वों का लक्ष्य है एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक शोषण और भारी असमानताओं तथा अन्यायों की अंत की व्यवस्था हो। राज्य पर न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भार डाला जाए। अनुच्छेद 38 कहता है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी आदि दशाओं में
सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाह मजूरी का प्रबंध करे। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति और अनुच्छेद 47 आहार, पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य आदि ऐसे मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन भारत में सामाजिक न्याय का स्वर्ण विहान ला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य से कहा गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति को, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों की रक्षा को तथा विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से निपटाने को प्रोत्साहन दे। महत्वपूर्ण निदेशक तत्वों में जिन बातों का प्रावधान है वो इस प्रकार हैं: समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, नागरिकों के लिए एक समान संहिता, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। To provide jobs to everybody, to bring up all the backward communities, to provide primary education as a right, and it's not easily achievable. Or national unity. Therefore, let us be, these are the principles which guide this country. But Supreme Court is interpreting these days. That is also that contains the principles the government should keep in mind while construing acts of parliament that should be applied, whether directive principles are achieved or not. आर्टिकल 37 में प्रोविज़न है कि वो कोर्ट के माध्यम से एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि 2-3 प्रोविज़न जो राइट टू वेजेस, इक्वल पे टू फॉर इक्वल वर्क, वो तो भी नहीं था, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर में है, लेकिन उसको तो फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्स कर दिया है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कितनी ही जजमेंट्स ऐसी आई हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी डायरेक्शंस देने वाली हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाला गया कि राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। 40 सालों में वो संहिता नहीं बनी, तो स्वयं कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार 3 डिफरेंट जजमेंट्स में जुडिशरी ने ये कहा कि आप बनाएं, और तीसरी में तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं जस्टिस कुलदीप सिंह का जो जजमेंट था, उन्होंने तो बिल्कुल सीधे सीधे कहा बनाएं। इसी तरह से संस्कृत की बात आई तो संस्कृत को कंपलसरी बनाने के लिए उन्होंने बात की। तो जस्टिशिएबल उस स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में चाहे न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस बारे में डायरेक्शन देने का और राज्य को ये याद दिलाने का काम जुडिशरी करती रही है और आगे भी करती रहेगी कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके अनुसार तुम्हें शासन चलाना चाहिए, इनके अनुसार कानून बनाना चाहिए। उसकी भी अपनी एक सैंक्टिटी तो होती ही है। मूल कर्तव्य। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 कर्तव्यों की एक संहिता निर्धारित की गई है। राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्वों के प्रति सम्मान के बिना नागरिकों के अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संहिता को हमने अभी तक वो महत्व नहीं दिया है जो इसे मिलना चाहिए।
मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात का ज़रूर अनुभव करता हूँ। हमारे संविधान में मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ी भूल हो गई वो ये हुई कि हमने अधिकारों का अध्याय कर्तव्यों से पहले डाल दिया। अगर हम अपने संविधान में जो धारा और 51A है, 51 का है, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं उसको पहले रखते, फिर हम जो निदेशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको रखते, और फिर हम जो मूल अधिकार हैं उनको रखते, तो एक हमारी दिशा अलग हो जाती। आज थोड़ा सा दिशा में ये अंतर आया कि लोग समझते हैं हमको तो अधिकारों के लिए लड़ना है, और मैं तो आज ये मानता हूँ कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का भी कोई अध्याय है, कोई चैप्टर है, ये तो लोग भूल गए। हमें आज ज़रूरत है कि उस मूल कर्तव्यों के अधिकार से पूर्व मूल कर्तव्यों के अध्याय को स्मरण कराया जाए। शुरू में हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान बनाने से पहले इस देश के अंदर हिंदुस्तानी का अधिकार कोई नहीं था। फर्ज कर्तव्य क्या है वो उसके बारे में कम जोर दिया गया। इसीलिए अगर थोड़ी बहुत अगर कमी है संविधान में, तो मैं मानता हूँ कि हमने हर हिंदुस्तानी को कर्तव्य, उसका क्या कर्तव्य है, उसको व्याख्या अच्छी तरह नहीं की। हमने अधिकार की बात की, और उसका कारण था क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तानी को कोई अधिकार ही नहीं था। हिंदुस्तानी जो है वो सब अधिकार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को थे या ब्रिटिश साम्राज्य को थे, तो वो अधिकार देने की बात, अधिकार ज़्यादा दें, तो इसीलिए हर बात हमने अधिकार के नाते बात की। गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखकर संविधान में मूल कर्तव्य शीर्षक जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अंग भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। च हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। च वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ण व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि स्वाधीनता के 50 वर्ष बाद भी हमने संविधान के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को वो महत्व देना नहीं सीखा जो ज़रूरी था। हम में से हर एक कोई, हर एक वर्ग समाज से, राष्ट्र से मांगे करता है, लेना चाहता है, कुछ देना नहीं चाहता। लोकतंत्र मांग करता है कि देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी अधिकार तब मिल सकते हैं, कोई भी मांगे तब पूरी हो सकती हैं जब पहले हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हों। जैसा गांधी जी कहते थे, अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अधिकार तो केवल कर्तव्यों को पूरा करने से जन्मते हैं।